नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। आइए बिना किसी बात करते हुए हम सीधे क्लास को शुरू करते हैं। ग्रामर का पोर्शन लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4A, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड किसी चीज़ को देखता है ब्राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर 1 ब्राइटन, ऑप्शन नंबर 2 ब्राइटन, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 पेसिमिस्ट। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या हैं? अपोजिट हैं। और ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को निराशा में देखता है, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर चीज़ को आशा में देखता है। ब्राइट साइड वाला होता है ऑप्टिमिस्ट, डार्क साइड वाला होता है पेसिमिस्ट। आपको ब्राइट साइड पकड़ना है और डार्क साइड। जैसे ही आपको डार्क साइड मिल जाए समझ लो हमारा आंसर होगा पेसिमिस्ट, और ब्राइट साइड मिल जाए तो ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर है ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्टिमिस्ट इज द आंसर। आते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 के बी। तो बी में आप देखिए कि द फ्रेज रन डाउन मीन्स, रन डाउन मीन्स, तो रन एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, एक व्यक्ति जो दौड़ रहा है। ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज आप लोग जानते हैं, फ्रेज वो होता है जब किसी वर्ब में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं फ्रेज। जैसे पुट वर्ब है, पुट के बाद इन जुड़ जाए, पुट के बाद अप जुड़ जाए, पुट ऑन जुड़ जाए, पुट ऑफ हो जाए, पुट डाउन हो जाए, तो ये सारे के सारे फ्रेज हो गए। कट डाउन हो जाए, कट ऑन हो जाए, कट अपान हो जाए, कॉल अपान हो जाए। यानी कोई भी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो समझ लो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर रन डाउन। अब फ्रेज बहुत ही इजी होता है अगर दिमाग लगा लिया जाए। रन माने दौड़ना होता है, डाउन माने नीचे। फ्रेज का वास्तविक अर्थ वो नहीं होता है, दौड़ना यहाँ पर होगा ही नहीं। देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन, रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल। गलत, रनिंग से मतलब है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। हम टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, तो रनिंग नहीं करना है, रनिंग करना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन, टू बी इन पुअर हेल्थ। देखिए इसमें कहीं भी रन नहीं, इसका मतलब ये आंसर अपना हो सकता है। अभी आगे चलते हैं। टू बी अनएबल टू रन, इसमें भी रन आ गया, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही हलवा आ गया आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, टू बी इन पुअर हेल्थ। तो जब किसी व्यक्ति की हेल्थ जो है वो गड़बड़ होती जा रही हो लगातार, उसे हम कहते हैं रन डाउन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज। शब्द है फ्रैंक। शब्द क्या है? फ्रैंक। अब फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्ट, खरा, खुले दिल का, स्पष्टवादी। तो हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो फ्रैंकली होते हैं, फ्रैंक बात करते हैं, एकदम खरी बात कह देते हैं, एकदम खुले दिल के होते हैं, किसी से डर नहीं होता है। अब इसके सिनोनिम कौन कौन से होते हैं? बोलो, कैंडिड, डायरेक्ट बोलता है, प्लेन स्पोकन, एकदम साफ सुथरी बात, सीधी बात, स्ट्रेट, सीधे बोल देता है, मुंह पर बात करने वाला आदमी होता है ये वहाँ से ऊपर बोलने, सामने ही बोल देते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये मेरे पिताजी काम कर देंगे, सामने वाला व्यक्ति बोला तुम्हारे बाप ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप की कोई यहाँ पर दम नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकें। तो वो होता है फ्रैंक।
इसका अपोजिट इवेसिव बात करता है, अनक्लियर बिल्कुल क्लियर बात नहीं करता है, एम्बिगियस दोनों तरफा बात करता है, द्विमुखी आदमी होता है ये, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आइए हम सीधे ऑप्शन देखते हैं, फुलिश बेवकूफ। वाइड स्पोकन नहीं करता है, डायरेक्ट स्पोकन करता है। सेमलेस ऐसे व्यक्ति, सेमलेस अलग चीज़ हो गई एक, सेमलेस तो ये होते हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर चौथा आंसर कैंडिड इज द राइट आंसर। शर्म से यहाँ लेना देना नहीं है, शर्माते ये भी लोग हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आते हैं हम 5 के ए में। डी, आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल। तो यहाँ पर देखिए, प्रेफर करना क्या है, हमें कोई सेंटेंस में गलती पकड़नी है। प्रेफर के साथ आता है टू, और यहाँ कहीं है देन। अरे देन क्यों आ गया, तो प्रेफर के साथ टू आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। याद कर लो, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए ही करा रहे हैं, पीछे जो आए हैं वही करा रहे हैं। आते हैं आगे। तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर। अगला, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज ज्ञान, संज्ञान, परिचित। तो नॉलेज एजुकेशन, वाह भाई वाह, ये तो सिनोनिम होना चाहिए। इनडिफरेंस, पता नहीं क्या है भाई, ये कोई संबंध लग नहीं रहा है। डिफरेंस अंतर होता है, यानी अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। इग्नोरेंस। अच्छा, जहाँ पर GNO आ जाए समझ लो नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आई लग गया तो ये हो गया उल्टा, इसका मतलब ये विपरीत शब्द हो गया। इसका मतलब होता है अजान, जो जानता नहीं है, अज्ञानी, उस चीज़ से उसका कोई परिचय नहीं है। नोइंग भी जानना होता है। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, इग्नोरेंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसका आ जाते हैं हम, पहला वाला बनाते हैं। कह रहा है ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने कहा था डायरेक्ट जब भी बनाओ तो आपको इन्वर्टेड वाला जो वाक्य होता है इसे ही आपको देखना है, ये वाक्य में पहले पढ़ना है। तो कह रहा है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। सेड को बदल लो आस्क्ड में, जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदल लो, सब्जेक्ट जो भी हो उतार लो, ऐसे ही है तो यहाँ पर मी है उतार लिया। ऐसा वाक्य जुड़ता किससे है, तो इफ से। कामा इन्वर्टेड जहाँ पर हमने लगा दिया इफ, क्या लगा दिया इफ, और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया। अब लेकिन इफ से जुड़ेगा या व्हाट से जुड़ेगा। अगर इधर वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब होगा इफ, अब अगर ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो तो उसी से वाक्य जोड़ दिया जाता। तो यहाँ पर इफ से नहीं जुड़ेगा, व्हाट से जुड़ेगा, व्हाट हो गया। अब देखिए ध्यान रखना, कभी भी दो सेंटेंस आ जाएं और किसी भी कंजक्शन से वाक्य जुड़ जाए, यहाँ पर व्हाट एज ए कंजक्शन यूज हुआ है तो कंजक्शन से जुड़ जाए तो समझ लो अगला वाला सेंटेंस हमेशा असर्टिव में होता है। किस में होता है, असर्टिव में होता है, असर्टिव। अब असर्टिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो हमें व्हाट डिड सब छोड़ के सीधे यू के पास जाना है। और यू है सेकेंड पर्सन तो ये बदलेगा सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा आई। और टेंस को बदलना है अब, तो हमें ये टेंस पता होना चाहिए कौन सा, तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, और हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म डन, और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। क्या हो जाता है, प्रीवियस डे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। आते हैं हम दूसरा भी बना लेते हैं हम। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस आया है गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लीजिए बिस्ड में। किस में बदल लीजिए, बिस्ड में।
और हिज फ्रेंड को हिज फ्रेंड लिख दीजिए, हिज फ्रेंड को हिज फ्रेंड लिख दीजिए। यहाँ पर बेड भी कर सकते हैं आप, हिज फ्रेंड। और पाक हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग लिख लीजिए, ऐसे ही गुड मॉर्निंग लिख लीजिए। अब वाक्य बनाना है हमें। अब हम रियल पे आए, हमने गुड मॉर्निंग को समाप्त कर लिया, बचा हाउ आर यू। अब हाउ आर यू के लिए एक बार फिर से आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हाउ आर यू के अनुसार, अभी हमने गुड मॉर्निंग के अनुसार बदली थी, अब बदलेंगे हाउ आर यू के अनुसार। तो सेट को बदलेंगे किस में, आस्क्ड में, बाकी जोड़ देंगे किससे, हाउ से। और सब्जेक्ट हमारा यू है, यू बदलेगा हिज फ्रेंड में, तो हो जाएगा ही। और इज हमारा चेंज इनटू बाजवर, सेंटेंस हमारा बन गया है। आते हैं आगे। आगे हमारा बी बोल रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है हमें, क्या करना है, कंबाइन करना है हमको। तो कंबाइन करते हैं हम, क्या कह रहा है, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इट मस्ट बी डन। बनाकर देखिए, आप लोग बनाया करो सेंटेंस पहले ही, और बाद में उत्तर हम जो दें उनको चेक कर लिया करो, कितने सही आ रहे हैं कितने गलत आ रहे हैं, डेली चेक किया करो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। परीक्षा नज़दीक आ चुकी है मेरे लाल लाली। इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल बना रहा है, सिंपल। और सिंपल इज द बहुत कंबाइन करने के मामले में सबसे कठिन मैं तो सिंपल को मानता हूँ। सिंपल में क्यों सिंपल को कठिन माना जाता है, क्योंकि सिंपल में वर्ब ध्यान रखने वाली चीज़, वर्ब हमेशा एक ही होती है, ओनली वन वर्ब होनी चाहिए। अब दो सेंटेंस हैं तो वर्ब कितनी होंगी, दो। हमें करनी कितनी है, एक। यानी एक वर्ब को हमें गायब करना है। कुछ भी करो भैया, कुछ भी करो। सिंपल बनाने की 7-8 विधियां होती हैं, आपको पता है। पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं, आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, आप नाउन जीरन इन अपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी का भी प्रयोग करो, लेकिन वर्ब हमेशा एक रखो। तो देखिए, इट मस्ट बी डन, ये होना ही चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, आप कीमत मत गिनिए, कीमत मत गिनो। यानी कीमत कहते हैं लोग, कुछ भी हो जाए ये काम होना ही चाहिए, ऐसे लोग हैं। तो इसी वाक्य को हमें एक वाक्य में बोलना है, कुछ भी हो जाए ये होना ही चाहिए। तो देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, मस्ट को हम वर्ब ले लेते हैं, डी बी डन ये ले लिया। अब अगला सेंटेंस जो है द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसे कैसे बनाओगे, तो हम सीधे बना सकते हैं विदाउट बिना काउंटिंग द कॉस्ट, बिना काउंटिंग द कॉस्ट, हमें कॉस्ट नहीं गिननी है, ये होना चाहिए। और इसे और बना सकते हो, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे चाहें आप बना लें, लेकिन वर्ब एक ही होनी चाहिए। सिंपल का यही है फंडा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो सामने दिया गया है उसको ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, बदल लीजिए। लेकिन बदलना कैसे है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। पहला पैसिव बनाना है, यू कैन सोल्व इट, यू कैन सोल्व इट। तो यहाँ पर पैसिव बनाने के 4 नियम होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया है कैन, कैन के बाद पैसिव में हो जाता है बी, विल शैल शुड वुड कैन कुड मे माइट माइट स्टार्ट। अगर कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए उसके बाद हम बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब यानी सेकेंडरी बी। और थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं, नंबर 3 पर सोल्व लगा दिया। और उसके बाद चौथा नंबर बाई के साथ सब्जेक्ट पैसिव बनाना बड़ा आसान है। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। कह रहा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो कह रहा है देयर ग्लोरी बनाओ, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये बनाना है हमको। तो देखिए
उसकी भव्यता, उसकी शान, उसकी चमक कभी मुरझा नहीं सकती, कभी नहीं मुरझा सकती। तो इंट्रोगेटिव से जब हम असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं, तो हमें क्या रखना है, जो अगर निगेटिव वाक्य है तो उसे असर्टिव बनाना है, यानी नेबर को हमें गायब करना पड़ेगा। नेबर को गायब करने के लिए हमें व्हेन या हाउ या वाई का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है उसकी शान कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसका मतलब है कब उसकी चमक समाप्त हो सकती है। बात बिल्कुल सेम है। तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। डी, क्या पढ़ना है हमें, डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें करेक्ट करना है। तो ध्यान रखना, आई एम टायर्ड, और टायर्ड के बाद है इन। अरे इन होता ही नहीं है, टायर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, टायर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, टायर्ड के बाद हमेशा इन नहीं आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है। आई एम टायर्ड ऑफ होगा, और फिर हम लगाएंगे डूइंग दिस, ये हमें प्रयोग करना है। आते हैं हम दूसरे पर। डेथ इज डिसऑनर, फुल स्टॉप, प्रेफरेबल देन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेफरेबल, ये चीज़ें याद रखा करो। प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता है मेरे लाल लाली, टू आता है। तो दैट इज डिसऑनर प्रेफरेबल टू। हालांकि ये सेंटेंस तो ऐसे बनना चाहिए, दैट इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। कोई बात नहीं, जैसा है वैसे बना दीजिए। आगे आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। आगे है ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। हमें मीनिंग क्लियर करना है दोनों। पहले में एक है ऑनरी, दूसरी है ऑनरेबल, योर ऑनर, यही तो बोलते हैं हम। तो योर ऑनर वाला ये ऑनर है, ये ऑनररी। देखो इसे कैसे बनाते हैं हम। तो ऑनररी क्या होता है, अनपेड। जैसे कहीं भी कोई काम करता है बिना पैसे के, पैसा नहीं लेता है। जैसे आपके कौशल सर, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड यू ऑनररी क्लास। ये सेंटेंस हमने बना दिया, इसे यूज करना है, यूज कर लिया। ऑनरेबल, तो ऑनरेबल होता है आदरणीय, सम्मानीय। तो हम सीधे कह सकते हैं ही इज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता है। ऑनरेबल मेंबर, फार किसी के लिए भी कर दीजिए आप, फॉर द क्लब, फॉर द, जो समझ में आया आपको। दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम। पहला है एम्पायर, दूसरा है अंपायर। तो भैया थर्ड अंपायर होता है कि नहीं, मैच वाले बना लेंगे इसको, जो क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं। थर्ड अंपायर टोल्ड द फाइनल डिसीजन। एम्पायर साम्राज्य, एम्पायर मतलब साम्राज्य। तो हम सीधे कह सकते हैं द मुगल एम्पायर रूल्ड, शासन किया, ओवर इंडिया पर। अबाउट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बना लीजिए जितने वर्ष किया हो। ओके, चलिए क्लास हमारा पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।